दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी सीजी टेट और शिक्षक भर्ती की तैयारी जो है वो शानदार चल रही होगी। और यदि नहीं चल रही है तो अब आचार संहिता लगभग समाप्ति की ओर है और आप सभी जान रहे हैं कि आचार संहिता के बाद जो शिक्षक भर्ती है वो हो सकता है बहुत जल्दी आ जाए। सीजी टेट का डेट आपको ऑलरेडी पता है और यदि आपने अभी तक मेरा वीडियो देखा है तो आप सभी को पता है कि हम लोगों ने एक ठीक ठाक आयाम विकास का जो आयाम है पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैथ्स पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी और ईवीएस पेडागोजी ये सभी को मैं वन शॉट में कराऊंगा। वन शॉट में मतलब इसका मतलब है कि एक प्रकार की मैराथन वीडियो रहेगी जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मैं उन टॉपिक्स को कवर कराऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। उन सभी को जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मेरे यूट्यूब में हर वीडियो के नीचे मिल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला जो मेरा बड़ा मेजर प्रोजेक्ट है वो है मेरा मैथ्स पेडागोजी और उसे मैं इस संडे को लेकर आने वाला हूं। फिलहाल आज जो टॉपिक है मेरा वो है मेरा अधिगम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं एक चीज आप लोगों को फिर से कह रहा हूं कि यार ऐसा है ना कि मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक में मेरा विकास होता है जिसको मैंने लगभग कवर किया है। अधिगम होता है जो इस वाले वीडियो से कवर हो जाएगा। अधिगम के बाद अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद यार जो मेरा बुद्धि सेक्शन है, बुद्धि है, फिर मेरा सृजनात्मकता है, उसके बाद जो मेरा व्यक्तित्व वाला चैप्टर है, ये तीनों का जो वीडियो है ये मेरे हॉस्टल वार्डन वाले सिलेबस है ना, आप उसमें से देख लीजिए क्योंकि एट द एंड मैंने मेहनत वहां भी इतनी ही की है। और आपको यदि चाहते हो कि जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप हॉस्टल वार्डन वाली जो मेरी प्लेलिस्ट की सीरीज है उसमें इन तीनों को आप देख सकते हो क्योंकि इसके बाद मैं डायरेक्टली मेजर एनसीएफ, आरटी और मेरा शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, जितने भी प्रकार हैं उन सभी पर, एनईपी 2020 पर और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर आऊंगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी मैंने ऑलरेडी हॉस्टल वार्डन पे डील किया हुआ है। इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आने वाला हूं। तो इसीलिए यदि आप चाहते हो कि आपकी तैयारी सही हो जाए तो आप पिछले वीडियोस को भी आप थोड़ा सा देखने का कष्ट जो है वो करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं कि क्या लर्निंग क्या है, व्हाट इज लर्निंग, आप लर्निंग से क्या समझते हैं। लर्निंग हमारे लाइफ में ऐसा एक चीज है ना जो जीवन पर्यंत चलने वाला है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप सभी को पता है कि सर जिस क्षण में व्यक्ति जो है वास्तविक जगत में आया, बच्चा जैसे ही पैदा हुआ, आपको पता है कि वहां पर से लर्निंग वाली जो प्रोसेस है वो चालू हो गई। लर्निंग अधिगम का सामान्य अर्थ मेरा सीखना है। हर एक कोई भी ऐसा जो नया आज पहली बार अधिगम शब्द को सुना होगा तो उसके लिए आप जान जाओ कि जो भी हम सीख रहे हैं इसका मतलब हम अधिगम की प्रक्रिया में। अब यहां पर आज ये केवल इतना ही बता पाऊंगा कि लर्निंग के क्या विशेषताएं हैं और ये लर्निंग जो है वो कैसे काम करता है, कैसे कॉग्निशन पे डेवलप होता है और कैसे ये आगे काम करता है। मैंने एक शब्द यहां पर लिख दिया कि व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग क्या है तो सामान्य अर्थ मैंने कहा सीखना है और सम्मान था जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। आपको पता है कि सर जिस क्षण में हम पैदा होंगे वहीं से सीखना चालू कर देंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से, चेतन या अचेतन मन से, किसी भी तरीके से, बट सर हम सीख रहे होंगे। ठीक है। एक शाब्दिक अर्थ यदि मुझसे कोई पूछेगा कि सर एक बढ़िया सा ना सर डेफिनेशन दे दीजिए, सर एक शब्दों में आप बता दीजिए क्या है, तो जो हर एक बुक में आपको देखने को मिलेगा कि यार वो डेफिनेशन कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं अधिगम को, वहां पर मैंने भी ले लिया है कि किताब से उठाया है, एनसीईआरटी किताब से मैंने उठाया और वहां पर लिखा है कि अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण जो स्थायी परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहते हैं। जो मेजर जो यहां पर कैच है ना वो परिवर्तन है। सामान्य विकास जो हम पढ़ रहे थे इसके पूरे क्लासेस, इससे पहले क्लासेस में हम लोगों ने पूरे डेवलपमेंट की प्रक्रिया को देखा है और पूरे डेवलपमेंट की उस प्रोसेस में ना एक चीज कंफर्म हो रहा था कि सर कहीं ना कहीं जब आपने एक शब्द सर परिपक्वता, और परिपक्वता से बेहतर सर मुझे लग रहा था कि बच्चा ना परिवर्तन कर रहा था, चेंजेस कर रहा था, एकोमोडेशन कर रहा था, समायोजन कर रहा था। और आपको पता चला कि यार ये जो चीज है ना ये मुझे ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसी विकास का एक बेहतर हिस्सा अधिगम है। अधिगम और परिपक्वता यदि सही समय पर सही से हो जाए तो इसका मतलब वो बेहतर विकास कर रहा है। तो यार यहां पर मुझे समझ में आया कि सर अधिगम जो है वो एक मेजर टॉपिक है। मतलब सर अधिगम यदि सही समय पर बढ़िया परिपक्वता, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, या किसी भी प्रकार के विकास का आयाम की परिपक्वता हो, सर ये जब सही से मिल जाएंगे ना तो वही मेरा सर विकास यानी कि डेवलपमेंट बन रहा था। ठीक उसी प्रकार से आज ये जो टॉपिक है जहां पर मेरे को पता चला प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है और एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि कई बार चीज ऐसी होती है ना कि आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है। किसी एक बच्चे को साइकिल चलाना एक बार में समझ में नहीं आता, वो उन चीजों को कई बार प्रैक्टिस करता है। ट्रेनिंग, हमें उस बच्चे को, आप यदि बड़े हुए हो तो आपको हर एक चीज की ट्रेनिंग दी गई है कि आपको ब्रश कैसे करना है, आपको बाथरूम कैसे यूज करना है, आपको नहाना कैसे, हर एक चीज की ट्रेनिंग बचपन से दी जाती है कई साल तक। और धीरे धीरे वो आपके अनुभव, आपके एक्सपीरियंसेस में आते हैं।
फिर कुछ एक्सपीरियंसेस लाइफ के आपको सिखाए थे कि मुझे इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है, मुझे इस पर्टिकुलर किताब पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि मैं इस किताब को 1.5 साल से पढ़ रहा हूं और इस किताब से कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो आपको अनुभव बताता है कि सर आप वहां से सीख लेते हैं, आप सीखते हैं ना कि यार सर अब हो चुका है, सर मेरे अंदर अधिगम, मैं सीख चुका हूं कि इस किताब से क्वेश्चन नहीं आते, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सेम यहां पर जो शब्द है वो स्थायी है, मतलब ये एक प्रकार के मैं कह सकता हूं कि सर ये ना परमानेंट चेंज बोलता है सर, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर बोलता है, तभी जाकर वो अधिगम होगा। और ये कैच है यार, ये एक्चुअल में ये कैच है। इससे क्वेश्चन कई बार सी टेट पूछ चुका है, रीट पूछ चुका है, कई बार हरियाणा टेट वाले जो है इससे क्वेश्चन निकाल चुके हैं, खोद चुके हैं। परमानेंट चेंज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कई बार अस्थायी अधिगम भी होता है। सर ये नया कॉन्सेप्ट आ गया सर हमारे लिए कि अस्थायी अधिगम क्या होता है। तो दोस्तों याद रखना कि एक कॉन्सेप्ट अस्थायी अधिगम का भी है, और वो अस्थायी अधिगम क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये काम सीख लिया है, बट जब आपको समझ में आता है कि यार कई बार ऐसा होता है, आपके साथ एग्जांपल दे रहा हूं, आप कई बार कोचिंग में हो सकता है पढ़ रहे होंगे, किसी वीडियो के थ्रू पढ़ रहे होंगे, आपको लगता है कि पर्टिकुलर टॉपिक मेरी क्लियर हो चुकी है, बट सेम टाइम आप जब कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आप कोई एग्जामिनेशन में जा रहे हो, तो वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि आपके अंदर अभी अस्थायी अधिगम हुआ है। मतलब ये सर अभी मेरे परमानेंट चेंज में नहीं आया है सर, स्थायी में नहीं आया है, परमानेंट बिहेवियर के चेंजेस में सर अभी ये सम्मिलित नहीं हुआ है, परमानेंट मेरे व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब वो अधिगम कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। एक शब्द है उसके लिए, अस्थायी अधिगम। एक्चुअल में अधिगम के साथ अस्थायी लगाना ही थोड़ा सा मूर्खता वाली बात है, क्योंकि अधिगम ऑलरेडी उस चीज को डिफाइन करता है, कोई भी चीज स्थायी होगी, परिवर्तन में बदलाव होगा, तभी वो अधिगम होगा। अस्थायी अधिगम में कई बार बोलते हैं कि किसी नशे के पदार्थ को आपने लिया है और उसके बाद यदि आप कह रहे हैं कि मुझसे ये हो जाएगा, तब भी वो अस्थायी अधिगम है। मतलब ये होता है ना कि पीने के बाद व्यक्ति अपने आप को शेर समझता है, अस्थायी परिवर्तन शेर जैसे दहाड़ेगा पीने के बाद, परंतु आपको पता है कि वो उसका एक्चुअल में स्थायी परिवर्तन नहीं हुआ है, वो शेर है नहीं, वो तो इंसान ही है। तो यार वो मेरा अस्थायी अधिगम है, जहां पर आप किसी चीज के अंडर इन्फ्लुएंस में हो, किसी के प्रभाव में हो, प्रभाव के बाद आप किसी प्रकार के परिवर्तन को दिखा रहे हो, और वो केवल कुछ चंद मिनट के लिए है, चंद सेकंड्स के लिए है, चंद घंटों के लिए है, या फिर चंद दिनों के लिए क्यों ना हो, तो वो मेरा अस्थायी अधिगम है। उसको मैं एक्चुअल में अधिगम लर्निंग नहीं कह सकता, जो हमारे बाल विकास में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी परिभाषाएं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीजी टेट, शिक्षक भर्ती या किसी भी अन्य एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस परिभाषाएं से पूछ देते हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। अभिवृत्ति मतलब हमारा एटीट्यूड है, एक प्रकार का एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है। आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। अर्जन का मतलब क्या होता है? अर्जन का मतलब होता है एक्वायर करना। एक्वायर करना मतलब उसको इनहेरिट करना, सीखना। हम क्या करते हैं कि लोगों से किसी की आदत को सीखते हैं, कुछ बेटर आदत को सीखने की कोशिश करते हैं। अब अधिगम सीखना का जो प्रोसेस है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। सर एक पॉजिटिव साइड से भी सीख सकते हैं, एक नेगेटिव साइड से भी सीख सकते हैं। फिलहाल हम लोग ये मान के चलेंगे कि बच्चा जो है वो केवल पॉजिटिव चीजों को सीख रहा है, जो कि मैं जान रहा हूं कि नेगेटिव एस्पेक्ट की बात आप बात कर रहे हो सर, बट स्टिल ठीक है। चाहे वो किसी की आदत को सीख रहे हो, पढ़ने की आदत को, लिखने की आदत को, उसकी कई बच्चे ना हैंडराइटिंग को देखकर खुश हो जाते हैं कि यार उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, और मन में डाल लेता है कि मेरे को भी अच्छी हैंडराइटिंग करना है, और वो सीख लेता है, देख देख के सीख लेता है। वो क्यों है? क्योंकि उसने आदत को क्या किया, कैप्चर किया। ज्ञान, ज्ञान मतलब क्या है कि हो सकता है ना कि यार पर्टिकुलर टीचर से कुछ चीजों को सीख रहे हैं, वो आपका ज्ञान है। एप्टीट्यूड, एटीट्यूड ये जो है निश्चित परिस्थितियों में किस प्रकार की समस्या समाधान की काबिलियत आपके अंदर आती है, वो आपकी एप्टीट्यूड है, वो आपकी एटीट्यूड है। इसको भी आप लोगों से सीखते हो कि यार मैंने अपने आंख के सामने देखा है, उसके सामने इतनी बड़ी समस्या आई, बंदा टस से मस नहीं हुआ और रुका रहा, और अंत में उसने समस्या का समाधान कर लिया। यार ये उसने क्या किया, सीखा। ये किसने कहा? ये क्रो ने कहा। बहुत अच्छी, बहुत सटीक डेफिनेशन। सेकेंडली चलता हूं मैं, जो पेवलॉव के द्वारा है। इवान पेवलॉव अधिगम में बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आगे चल के पूरा एक लेक्चर जो है इन पे ही बनने वाला है। रूसी मनोवैज्ञानिक है, और इनके अनुसार अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण सीखना या अधिगम है। यदि ये अनुकूलित क्रिया आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। जिस दिन इवान पेट्रोविक पेवलॉव के बारे में बताऊंगा, आईवी पेवलॉव के बारे में बताऊंगा, उस दिन आप इस वीडियो को देखेंगे, वापस इस डेफिनेशन में आना, और आपको एक चुटकी में समझ आ जाएगा कि सर अनुकूलित क्रिया यानी कि कंडीशन रेस्पॉन्स क्या है, सर क्या है, ये समझ में आ जाएगा। इनका कहना है कि यार ये किस चीज का परिणाम स्वरूप है। तो इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति जो है
किसी चीज की निश्चित क्रिया को करने लगता है किसी निश्चित समय पर, या किसी निश्चित उद्दीपक को दिखाने पर, या किसी निश्चित अभिप्रेरणा को दिखाने पर वो किसी काम को करने लगता है, वो किसी काम की ओर समाहित हो जाता है, वही उनके हिसाब से क्या है, मेरा सीखना है, लर्निंग है। थोड़ा और आगे चलता हूं, थोड़ा और अच्छे डेफिनेशंस को देखते हैं जो काम के हैं। विलियम मैकडूगल को मैंने इससे पहले क्लासेस में बता भी दिया है, जिस दिन मैंने शायद संवेगात्मक विकास बताया होगा, मैं इनकी चर्चा अवश्य करता हूं। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ठीक है, देखो अब ये कितना सटीक डेफिनेशन है कि सर एक प्रकार से इन्होंने साफ साफ कह दिया सर कि व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, चेंजेस इन बिहेवियर जो है, वही मेरा क्या है, वही मेरा अधिगम है, वही मेरा लर्निंग है। तो इन्होंने मुख्य मान लिया किसको, चेंज इन बिहेवियर को। और आपको भी समझना पड़ेगा सर व्यवहार में जैसे ही परिवर्तन हुआ मैं उसे अधिगम मान लेता हूं। ठीक है, फिर चलता हूं और आगे। गेट्स अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। इन्होंने भी वही कहा, मतलब संशोधन को इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा चेंजेस, वही है चेंज इन बिहेवियर। अंत में आपको समझ में आया कि बात जो है बिहेवियर और चेंज की ही हो रही है। तो यहां पर से डेफिनेशंस मैंने कुछ दिखाने की कोशिश की है। इस बात का गारंटी नहीं कि इन 4 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, मैं ये केवल बताने की कोशिश करता हूं कि ऐसे डेफिनेशंस को आपको थोड़े से याद करने हैं, ताकि आपके ये 4 मैंने बता दिया, क्या पता आपको क्रो एंड क्रो का याद आ गया कि सर ने बताया था, क्या पता मैकडूगल का याद आ गया, और 3-4 आपको अलग अलग बुक से, लोकल पब्लिकेशन, सबसे बढ़िया बुक मैं तो कह रहा हूं कि आप एचआर पब्लिकेशन की बुक लीजिए, अच्छी बुक है शिक्षा मनोविज्ञान की, आप उसको लीजिए और उसमें प्रेफर कीजिए, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, वो आपको आगे काम भी आएंगे। अधिगम की विशेषताएं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, अधिगम एक्चुअल में होता क्या है। तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन सीखना है, ये मैं कितने बार अभी डिस्कस कर चुका। अधिगम सार्वभौमिक है। अब ये जो है मेरे लिए थोड़ा सा नया आता है कि सर अधिगम सार्वभौमिक है, मतलब ये एक प्रकार से ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ये एक प्रकार से यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते हैं। अधिगम सार्वभौमिक है, इसका मतलब यह है कि अधिगम हर कोई व्यक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं है कि निश्चित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ही अधिगम कर सकते हैं, यहां पर रहने वाला व्यक्ति ही अधिगम कर रहा है, यहां पर रहने वाला व्यक्ति अधिगम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। अधिगम ऐसी जटिल प्रक्रिया है जो सार्वभौमिक हर एक क्षेत्र में फैला हुआ है। कोई भी व्यक्ति जिसकी अंतर्निहित इच्छा है कि वो इस चीज को सीखना चाहता है, वो इन चीजों को सीख सकता है। ये मेरा सार्वभौमिक का सिद्धांत कहता है। अधिगम विकास की प्रक्रिया, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा ना कि जो मेरा प्रोसेस है, किसका प्रोसेस, विकास का जो प्रोसेस है, वो 2 चीजों से ही प्रभावित है। एक तो मेरी अधिगम और दूसरी परिपक्वता, यानी कि ये लर्निंग है और ये मेरा मैच्योरेशन है। मतलब L+M मिलके मेरा डेवलपमेंट यानी कि विकास को बनाते हैं, और यही जो प्रोसेस है ये मेरा क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, तो विकास की एक प्रक्रिया है, पूरे विकास की एक प्रक्रिया है। सीखना जीवन पर्यंत चलता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यार ये एक वॉम्ब टू टॉम्ब की प्रोसेस है, यानी कि जन्म से लेकर, यानी कि कई बार बोलते हैं कि ना कि जन्म से लेकर कब्र तक की जो व्यवस्था है वो मेरा सीखना है। विकास जैसी प्रक्रिया है, वैसे ही सीखना एक प्रक्रिया है। अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। अब समायोजन का मतलब आपको पता है कि सर ये एक प्रकार के एडाप्टेशन की बात कर रहे हैं। अब एडाप्टेशन वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो आपके पर्सनल व्यक्तित्व में हो, चाहे आपके पर्सनल व्यक्तित्व में हो, चाहे वो आपके आसपास के वातावरण में हो, चाहे आपके परिवार में हो, किसी भी प्रकार में यदि मेरे को ये देख रहा है कि आप अडाप्ट कर ले रहे हो, आप समायोजन कर ले रहे हो, तो वही मेरा एक्चुअल में अधिगम है, वही मेरा एक्चुअल में लर्निंग है मेरे भाई। अधिगम अनुभव का संगठन है। आप अभी यहां पर मौजूद है, आप यदि मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो आपके अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। एक्सपीरियंसेस कैसे कि आपको पहले 2019 के पहले ऑनलाइन क्लास के बारे में पता नहीं था, बहुत महंगी महंगी फीस, फिर आपको समझ में आया कि यार फ्री क्लासेस भी मिलती हैं, फिर आपको समझ में आया यार कि क्लासेस देखने से नहीं थोड़ा सा नोट्स बना लेता हूं, फिर आपको समझ में आया यार कि नोट्स भी ये लोग टेलीग्राम चैनल पे फ्री दे रहे हैं, और अंत में आपको पता है कि अब मुझे केवल और केवल वीडियोस को देखना है, और वीडियोस को देखने के बाद केवल अपने मन में स्कीमा बनाना है, और इस स्कीमा के बाद आपको समझ में आया कि अब आप सीख चुके हैं कि एक्चुअल में सीडीपी की तैयारी कैसी करनी है, सीडीपी को कौन सबसे बेहतर समझा सकता है, कौन कैसे नहीं समझा सकता। ये आपने कैसे सीखा है, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है। अधिगम की विधियां,
कि सर कौन कौन से वो प्रोसेस हैं जिससे हम लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, टाइप्स ऑफ मतलब कौन कौन से एक्टिविटीज़ है, कौन कौन से क्रियाकलाप है जिसके द्वारा आप सीख सकते हैं। सबसे पहले लर्निंग बाय डूइंग, किसी भी काम को सीखने का सबसे बेहतर है। स्विमिंग पूल को देखकर तैरना नहीं सीख सकते, जैसे पानी को देखकर तैरना नहीं सीख सकते, उसके लिए आपको स्वयं उतरना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। तो मतलब सबसे जो मेरा इंपॉर्टेंट है वो है मेरा करके सीखना, जिस पर हर एक शिक्षक जो है वो जोर देता है। वो जानता है कि यार मैं मैथ्स का प्रॉब्लम यहां बता दूंगा, उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि बच्चा उस गणित के प्रॉब्लम को बना लेगा, समस्या का समाधान कर लेगा। उसके लिए मुझे उसको उस प्रकार के समस्याओं को देना पड़ेगा ताकि वो स्वयं से उन चीजों को करेगा और करके सीख जाएगा। तो ये मेरा पहला प्रोसेस है, करके सीखना। लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग, यानी कि क्या है, यानी कि परीक्षण करके सीखना। एक्सपेरिमेंट करके सीखना, बच्चे क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करने की कोशिश करते हैं, अब उनको क्या है ना कि वो लोग को समझ में आया कि सर ऐसा है कि सर ने मुझे बताया तो था यार कि आज जब भी सूर्य की रोशनी को यदि मैं एक जगह एकत्रित कर लूंगा तो वो आग के स्वरूप हो सकता है कि वो आग लगा दे। मेरे स्कूल में पर्टिकुलरली बच्चों को मैंने ये समझाने की कोशिश किया था कि कैसे जो लाइट के जो वेव्स होते हैं वो जब हम लोग उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से जब देखते हैं तो आपस में कंसंट्रेट हो जाते हैं। तो बच्चों को ना ये मज़ा नहीं आ रहा था, ये उनको मजाक लग रहा था कि कागज ऐसे कैसे धूप से जल जाएगा, वरना तो धूप से पूरी दुनिया सब जल जाएगी, जितना भी गर्मी है शायद जल भी जाए। लेकिन बच्चों ने ना बहुत अच्छा क्या किया पता है, ईटा के सामने ऐसे करके पूरे मैग्नीफाइंग ग्लास को लगा दिया और उन्होंने ना धूप में पूरे उसको कंसंट्रेट किया, और कंसंट्रेट करने के बाद उन लोगों ने सच में देखा कि जो आगे वो जल गया, पेपर जल गया। 6वीं क्लास के बच्चों की कहानी बता रहा हूं, बहुत खुश हुए क्योंकि यार जो मैंने समझाने की कोशिश की वो समझ गए। तो ये चीज़ कैसे समझ में, एक्सपेरिमेंट करके। और ये हमारे लाइफ में भी होता है। आपको समझ में आया कि पर्टिकुलरली ये वीडियोस मेरे काम की नहीं आ रही है, इनकी जो लेक्चर समझ में नहीं आ रही है, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना वरना पेपर निकल जाएगा, आप वीडियोस नोट्स देखते रह जाएंगे। एक्सपेरिमेंट करके आप सीखते हैं लाइफ में, और ये उसी की बात कर रही है। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, आकलन करके आप सीखते हैं। आकलन करने का मतलब क्या है, बच्चा जो है ना वो कई बार ये देखने की कोशिश करता है कि मैं जब भी सर को अपना स्पीच या डिबेट देने जाता हूँ, स्पीच मतलब जब मैं उसको बोलता हूँ कि आओ क्लास में कि स्पीच या डिबेट दे दो, तब बच्चा बोलता है सर को ना मेरे डिबेट में तो मज़ा नहीं आता है। तो बच्चा ना जो हर बार टॉप कर रहा है, हर बार जो अच्छा नंबर ला रहा है डिबेट स्पीच में, बोलने की जिसकी शैली अच्छी है, उसको वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है कि यार वो हाथ पैर का गेस्चर, मूवमेंट गेस्चर कैसा कर रहा है, वो बोलने की कैसी कोशिश कर रहा है, वो अपने कौन से शब्दों का, लहजों का उपयोग कर रहा है। तब वो ऑब्जर्वेशन, आकलन करता है और वो चीज़ों को सीखता है। और ये बच्चे भी करते हैं, आप यकीन नहीं है ना तो देखना, बच्चों के सामने आप किसी भी काम को गलत करिए, जो बच्चा शुरू में 3-4 साल का है, आप गलत करिए। आप हमेशा जब भी टीवी ऑन करते हैं ना, तो टीवी को जब भी चालू करें ना, आप एक बार रिमोट कैसे ठोक दीजिए। आप जब भी टीवी चालू करें उसके सामने ये काम आप 4 या 5 बार करिए। जब भी टीवी चालू करें रिमोट को ठोक दीजिए। 6ठे बार जो बच्चा है ना, वो भी जब टीवी को चालू करेगा ना स्वयं से, तो पहले रिमोट को ठोकेगा, जबकि इसका कोई औचित्य है नहीं, बट बच्चा ने सीख लिया ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्वेशन करके। लर्निंग बाय ग्रुप मेथड, आपको पता है कि समूह विधियों के द्वारा बहुत सारी चीजों को सीखना पड़ता है। कौन कौन सी चीजों को, लीडरशिप की क्वालिटी को। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा लीडर बने, बच्चा एक अच्छा सक्रिय नेता बने, नेता एक अच्छे शब्द में बोल रहा हूं, तब यार उसको पहले ग्रुप चाहिए ना जिसको वो लीड कर सके। अब उसके पास वो ग्रुप ही नहीं है तो वो लीडरशिप की क्वालिटी को कहां से सीखेगा, वो नेतृत्वपना वाली जो क्षमता है उसको वो कहां से सीखेगा अगर उसके पीछे 3-4 लोग रहेंगे ही नहीं। तो इसीलिए ग्रुप मेथड का भी होना जरूरी है। पेशेंस, धैर्य को सीखने के लिए लाइफ में समूह का होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि आपके अभी कई दोस्त होंगे जिनकी नौकरी अच्छी लग चुकी है, पीएससी में सेलेक्ट हो गया, और आप एक हैं जहां पर आपकी नौकरी अभी नहीं लग रही। आप कहीं ना कहीं उस ग्रुप से अपने आप को पेशेंस सीख रहे होंगे कि यार उसको भी इतना साल लगा था, मुझे भी कुछ समय लग सकता है। ठीक है, तो ये मेरा विधि हो गया। अधिगम के प्रकार की ओर चलता हूं, जिसमें मैं पहला है गामक अधिगम, मोटर लर्निंग। अधिगम के प्रकार में ना बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। मैंने बहुत अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजों को देखा है, मैंने उन्हीं को रखा जो मुझे लगा जरूरी है। हालांकि मुझसे कोई पूछे तो अधिगम के प्रकार को पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, स्टिल वीडियो को देख लो, 2-3 मिनट और है। जब बच्चा छोटा होता है और उसकी मानसिक योग्यताएं अविकसित होती हैं, स्कीमा का डेवलपमेंट बहुत धीरे स्तर पर हो रहा है। गामक क्रियाएं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, चलना दौड़ना, भाषा आदि सीखना अनुकरण द्वारा सीखता है। मैंने कहा ना कि बच्चे के सामने यदि अनुकरण नहीं होगा तो शायद वो किसी भी चीज को नहीं सीखेगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बोलना हो, चाहे वो खेलना हो, चाहे वो दौड़ना हो,
चाहे वो खाना खाना हो, यदि उसके सामने नहीं होगा तो वो नहीं सीखेगा। अनुकरण सबसे इंपॉर्टेंट है। मोटर लर्निंग, गामक लर्निंग, ये बोलता है कि उसके शरीर के अंगों का उपयोग करके वो क्या करता है, सीखने की कोशिश करता है। हर एक चीज के लिए डिफेंस मैकेनिज्म उसका शरीर ही है। बच्चे को मारने की कोशिश करो, पहले हाथ ही ऐसे करता है, रोने लगता है, डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, शरीर के द्वारा अपनी चीजों को सीखने की कोशिश करता है। हर एक चीज को मुंह पर ले जा रहा है क्योंकि उसको लगता है कि खाने की चीज है, वो गामक अधिगम है। वो मोटर लर्निंग है, जहां पर वो अपने मांसपेशियों, अपने हाथों का उपयोग कर रहे हैं। सेकंड है प्रत्यक्षात्मक, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, जहां पर प्रत्यक्ष किसी घटना को देखते हुए वो सीखता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कहा ना कि यार यदि मैं रिमोट को बार बार पटकूंगा तो वो भी सीख जाएगा। ये क्या है, ये उसका प्रत्यक्षात्मक लर्निंग है। ठीक है, जहां पर परसेप्चुअल, वो परसेप्शन बना रहा है अपना कि यार हर बार अजय सर जो है वो रिमोट को पटक रहे हैं, शायद रिमोट को पटकने से जल्दी चालू होता है, रादर उस टीवी को कुछ और मैकेनिक प्रॉब्लम होगा, उसको ना देखते हुए वो दृष्टिकोण, इसका भाव यह है कि उसके इर्द गिर्द पदार्थ उसके लिए अर्थपूर्ण होते हैं और वह प्रत्यक्ष देखता है, देखकर सीखने वाला। तीसरा है संकल्पनात्मक अधिगम, जो कि थोड़ा हायर लेवल ऑफ कॉग्निशन पे होता है। बच्चों का जब मानसिक विकास थोड़ा ऊपर हो जाएगा तब ये होगा, ये वरना नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन या संप्रत्यय का निर्माण जो है वो तभी हो सकता है जब आपकी मानसिक काबिलियत उतनी बेहतर हो जाए। ये अधिगम संकल्पनात्मक बन जाता है तो सोचने की, निर्णय की शक्ति तथा विकसित होती है। व्यक्ति अपने ढंग से समस्याओं का हल करने के योग्य हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वाला जो चीज है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो चीज है, ये तभी हो सकता है जब मैंने कहा वो अमूर्त वाले पियाजे की अवस्था में चला जाए, यानी कि जब उस बच्चे का एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो होगा। मैंने क्या कहा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगा, तब थोड़ा बेटर होगा, क्योंकि अब वो प्रत्यक्ष वाले चीजों से उठ चुका है। अब उसके सामने में जरूरी नहीं है कि कोई घटना हो रहा हो तभी सीख रहा होगा, अप्रत्यक्ष तरीके से वो किसी चीज को सीख सकता है। वो मेरा संकल्पनात्मक अधिगम है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सेशन मजा आ रहा होगा और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। थैंक यू गाइस।